सबक। बेटा तेरी बहुत याद आ रही है, कब आ रहा है? तो पूरे 3 साल हो गए तुझे देखे, अब रहा नहीं जाता। गायत्री फोन पर अपने बेटे गौरव से बोली। गौरव बोला, मम्मी मेरी 15 दिनों बाद मुंबई में मीटिंग है, जिसके सिलसिले से मैं मुंबई आने वाला हूँ, तब गाँव भी आऊँगा। और यह बताओ घर में सब कैसे हैं, दादा दादी पापा? गायत्री बोली, सभी ठीक है बेटा, बस तू जल्दी से आ जा। फ़ोन रखकर गौरव को अपना परिवार याद आ गया। वह भी सभी को बहुत याद करता था और खासकर अपने दादा दादी को। दादा दादी के प्रति उसका विशेष लगाव था। बचपन में उन्हीं के साथ ज़्यादा रहा करता था। जब से पढ़ाई के सिलसिले से विदेश आया, तब से वापस भारत जाने की संभावनाएं बहुत कम हो पाती थी। पढ़ाई जैसे ही ख़त्म हुई, विदेश में ही नौकरी भी लग गई। मगर इस बार उसे खुशी थी कि मीटिंग के बहाने ही सही अपने घर तो जाने मिलेगा। अपने माता पिता और दादा दादी को देखने उसकी आंखें तरस रही थी। उसे वो दिन याद आ गए जब बचपन में वो अपने दादा दादी के साथ ही सोया करता था। रोज रात को दादा दादी कहानियाँ सुनाते, तब जाकर उसे नींद आती थी। दादी रोज उसी की पसंद का खाना बनाती और उसके दादा रोज उसे शाम बाहर घुमाने ले जाते। सारी बातें याद करके गौरव का दिल बच्चे जैसा मचल उठा अपने परिवार से मिलने। मगर यहाँ विदेश में ऐसे निकलना आसान कहाँ था। बहू, तुम्हारे पापा जी का शुगर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जबकि मीठे से भी बहुत सालों से परहेज रखा हुआ है। इन्होंने इन गांव के डॉक्टरों को दिखा दिखा कर थक गए हैं, मगर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि दिन ब दिन इनकी तबीयत ज़्यादा खराब होती जा रही है। एक बार किसी बड़े डॉक्टर को दिखा देते तो अच्छा होता। गायत्री की सास विमला जी ने गायत्री से कहा। गायत्री मुंह बिचका के बोली, माँ जी पैसे क्या पेट पे लगते हैं? यहाँ गांव के डॉक्टरों को दिखाने आपको पैसे देते हैं, वो क्या कम है जो आपको बड़े डॉक्टरों को दिखाने शहर जाना है? आने दो आज आपके बेटे को, आपकी शिकायत न की तो मेरा नाम गायत्री नहीं। विमला जी बोली, मुझे माफ़ कर दो बहू, तुम निशान से कुछ न कहना। वैसे भी वो काम से थक हार कर आता है, और ऐसे में तुम शिकायतों की पोटली खोल कर बैठ जाती हो तो उसका दिमाग ही हिल जाता है और वो भी झन उठता है। गायत्री बोली, साफ साफ क्यों नहीं कहती माँ जी कि आपको अपने बेटे से डर लगता है, तभी तो आप मुझसे आकर यह सब कह रही हैं। जाइए अपने बेटे से ही क्यों नहीं बात करती, जब आपको पापा जी को बड़े डॉक्टर को दिखाना ही है। तो विमला जी बोली, बहू मेरे बेटे के कान तो तुम ही भरती हो, तब वो अच्छी बात हो या बुरी, सब कुछ घर में तुम्हारे कहने से ही होता है, इसलिए तुमसे कहने चली आई थी। मगर अब मैं ये जान चुकी हूँ कि तुम कभी तुम्हारे पापा जी को बड़े डॉक्टरों को नहीं दिखाने दोगी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पति का पैसा तुम्हारे पापा जी की जान से ज़्यादा प्यारा है। गायत्री बोली, माँ जी पैसा तो भला हमारा ही खर्च होता है ना, आपका क्या जाता है? विमला देवी अपने बेटे निशांत से कुछ कहने का साहस करती भी कैसे। गायत्री उससे पहले निशांत को सब अनाप शनाप पट्टे चढ़ा चुकी होती थी। निशांत तो सिर्फ गायत्री के हाँ में हाँ मिलाता, इसलिए उससे बात करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। विमला जी अपने पति गिरधारी जी से बोली, सुनिए हम शाम को यहीं पास में जो डॉक्टर कमलेश है उसको दिखाने चलेंगे। गिरधारी जी ने अभी चुप्पी में हाँ में इशारा कर दिया। वे भी बेबस थे, इस उम्र में कहीं अकेले तो जा नहीं सकते थे। शाम को विमला जी गिरधारी जी को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने गई। रास्ते में जोर से बारिश बरसने लगी। रिक्शे में बैठ गिरधारी लाल जी बोले, विमला तुम्हें बारिश बहुत पसंद थी ना, तुम जानबूझकर बाहर फेंकने चली आती थी। विमला जी बोली, हाँ जी बहुत पसंद थी और अब भी बहुत पसंद है, पर अब डर लगता है कि बारिश में भीगेंगे की वजह से कहीं बीमार होना हो जाए। गिरधारी जी बोले, हाँ विमला अब मुझे भी देख लो, मैं तो ज़्यादातर बीमार ही रहने लगा हूँ। गिरधारी जी को गांव के डॉक्टर ने शहर के बड़े किसी डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी है। सुनकर दोनों का चेहरा उतर गया और वो लोग वापस रिक्शा पकड़कर घर के लिए रवाना हुए। रिक्शे से उतर के विमला जी ने गिरधारी जी का हाथ थाम लिया, क्योंकि रास्ते में बहुत कीचड़ जमा हो गया था और उन्हें डर था कि कहीं गिरधारी जी फिसल न जाए। तभी गायत्री अपनी कुछ सहेलियों को बाहर तक छोड़ने आई। तब गायत्री ने दोनों को यूँ एक दूसरे का हाथ थामे देखा तो आकर निशांत के सामने खूब बवाल किया और कहने लगी,
अब इस उम्र में इन दोनों बूढ़ों का मटर गश्ती करते शर्म नहीं आती क्या? निशांत, तुम्हें पता है मेरी सहेलियों ने यह दृश्य देखा और सभी एक दूसरे के सामने देखकर हंस रही थी। एक ने तो यह तक कह दिया था कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। गायत्री, तुम्हारे सास ससुर को इस उम्र में शर्म नहीं आती जो रास्ते में एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे हैं जैसे कोई नवविवाहित जोड़ा हो। निशांत, मैं तो तंग आ गई हूँ दोनों की हरकतों से। न जाने कब तक मेरी छाती पर मुंह तलेंगे यह दोनों। तुम इन दोनों को कहीं छोड़ क्यों नहीं आते? कम से कम बला तो टले कि हमारे हमेशा के लिए। निशांत बोला, गायत्री, मैं भी तो तंग आ चुका हूँ इन दोनों से। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि इन दोनों को कहीं छोड़ आऊँ, मगर कहाँ, यह समझ में नहीं आ रहा। गायत्री बोली, जी वैसे भी दोनों को बड़े डॉक्टर के पास जाना है। माँ जी, मुझे जब तक 10 बार कह चुकी है यह बात, आप तो जानते ही हो। इन दोनों को क्या, पैसा तो हमारा जाएगा ना। मैं तो कहती हूँ इन दोनों को मुंबई बड़े डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले जाने के बहाने वही शहर में छोड़ देना, और क्या इन बूढ़ों को और झेलना भी नहीं पड़ेगा। निशांत को गायत्री की यह तरकीब पसंद आई। वो दूसरे दिन ही बोला, माँ पापा, मैं कल ही आपको मुंबई के बड़े अस्पताल दिखाने ले चलूँगा। वैसे भी पापा का शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोग अपने कपड़े बैग में भर लीजिएगा क्योंकि हमें वहाँ 4-5 दिन लग ही जाएंगे। गिरधारी जी और विमला जी सोचने लगे, आज बेटा इतने चाशनी भरे शब्दों में कैसे बात कर रहा है। इतने दिनों से कह रहे हैं लेकिन इसके कानों पर जू तक नहीं रहेगी थी। उल्टा 4 बातें सुना दिया करता था और आज अचानक बड़े डॉक्टर के वहाँ ले जाने तैयार कैसे हो गया। विमला जी ने अपना और गिरधारी जी का बैग तैयार कर दिया और दूसरे ही दिन वे लोग मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुंबई पहुंचकर वे जैसे ही वे लोग अस्पताल पहुंचे, निशांत उन्हें अस्पताल के बाहर बैठाकर बोला, आप लोग यहाँ बैठिए, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। निशांत को गए जब काफ़ी समय हो गया, गिरधारी जी और विमला जी परेशान हो गए। दोनों ने निशांत के नंबर पर फ़ोन नहीं लग रहा था। दोनों थक हार कर वहीं बैठे रहे बेचारे। यहाँ किसी को जानते भी नहीं थे। रात को वहीं बेंच पे सो गए। 2-3 दिन जेब में जो थोड़े बहुत पैसे थे उसी से काम चलाया। शायद अब वे दोनों यह बात जान चुके थे कि उनका बेटा उन्हें जानबूझकर यहाँ अकेले छोड़कर चला गया है। दोनों की आंखों से आंसू बाहर निकले। दोनों ने यूँ रोते देख एक नवयुवक जो वहाँ से गुजर रहा था वो बोला, अंकल जी, आप लोग 3 दिन से मुझे लगातार यहाँ बैठे दिखाई दे रहे हैं। मैं भी 3 दिनों से यहाँ अपने पापा का इलाज कराने आ रहा हूँ। आप लोग यहाँ के नहीं लगते, शायद किसी गांव से आए हो। मेरा नाम राज है, क्या मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ? दोनों दंपति ने अपनी पूरी कहानी बता दी। राज को उन पर तरस आ गया और दोनों उनको अपने घर ले आया। गिरधारी जी और विमला जी भी वापस बेटे के पास नहीं जाना चाहते थे, इसलिए विमला जी हाथ जोड़कर बोली, बेटा, हम तुम्हारे घर ऐसे ही मुफ्त में नहीं रहेंगे। तुम हमें घर का काम करने के दो ताकि हमें यह न लगे कि हम यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रहे हैं। राज अपने पिता के साथ उस घर में अकेले रहता था। उसके पिता बहुत ज़्यादा बीमार थे, इसलिए उसने घर के सारे काम इस वृद्ध दंपति को दे दिए। वह विदेश से गौरव भी अपनी मीटिंग के लिए मुंबई के लिए रवाना हो चुका था और वो जिससे उसकी मीटिंग होने वाली थी वो कोई और नहीं, राज ही था। गौरव राज के घर पहुंचा और दोनों ने एक साथ मीटिंग की। उतने में विमला जी दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आ गई। गौरव अपनी दादी को वहां देखकर दंग रह गया। गौरव अपनी दादी के गले लग गया और दादी ने उन्हें पूरी बात बताई। गौरव दादा दादी को वहीं राज के घर छोड़कर अपने माता पिता से मिलने गांव पहुंचा। वहां अनजान होते हुए बोला, दादा दादी कहाँ है? वो दोनों थोड़े दिनों तुम्हारी बुआ जी के घर गए हैं। निशांत और गायत्री ने झूठ बोला। गौरव बोला, बुआ जी तो दिल्ली में रहती, इसका मतलब इस बार दादा दादी से मिलना नहीं हो पाएगा मेरा। गौरव को आए 2 दिन हो चुके थे। गौरव बोला, मम्मी पापा, मैंने आप दोनों की विदेश की टिकट बनवा ली है। इस बार मैं आप दोनों को वहीं ले जाऊंगा। विदेश का नाम सुनकर निशांत और गायत्री खुश हो गए। गौरव ने अपने दादा दादी की भी विदेश की टिकट बनवा ली थी। पहले वे अपने माता पिता को विदेश लेकर पहुंचा और उन्होंने वहां एक जगह बैठाकर मैं अभी आता हूं कहकर अपने दादा दादी को लेने चला गया।
पूरे दिन निशांत और गायत्री अनजान देश में बैठे रह गए और जब काफ़ी देर हो गई तो गौरव नहीं आया तो उनकी आंखें भर आई। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। काफ़ी समय बाद गौरव अपने दादा दादी को लेकर वहां आया। बोला, मम्मी पापा, आप लोगों ने दादा दादी के साथ जो किया वही मैंने आप लोगों के साथ दोहराया। कैसा लगा आपको? निशांत और गायत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों गिरधारी लाल जी और विमला जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। दोस्तों, माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं वो शादियाँ भूल जाते हैं कि कल के दिन उनके बच्चे भी वही व्यवहार उनके साथ दोहराएंगे। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सान्या भोज स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।